Hello everyone, this is lecture 5 of Economy PT 365 2024. सेक्शन 3 में हमें समझना है अबाउट लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एंड इस सेक्शन में टोटल 3 मेजर आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल है अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इन द इकोनॉमी, दैट इज किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, which section of society is contributing to our economy. सेकेंड आर्टिकल ऑल्सो रिलेटेड है फर्स्ट आर्टिकल से। सेकेंड आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि क्लॉडिया गोल्डीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्यों मिला नोबेल प्राइज़ इन्हें? तो बिकॉज इसने स्टडी किया अबाउट वुमेन की पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स विच कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी। एंड थर्ड आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट गिग इकोनॉमी। समझेंगे हम इसे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डिस्कशन और फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में मेजरली कुछ डेटा है और कुछ इंडिकेटर्स को समझना है। दैट इज LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इन द इकोनॉमी, WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, थर्ड वन इज UR, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और कुछ की टर्म है लाइक करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, यूजुअल स्टेटस क्या होता है, एंड समथिंग अबाउट दीज इंडिकेटर्स। तो मैं चाहता हूँ एक होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इजी टॉपिक है ये, और विद इन 10 to 15 मिनट्स में इन सारी कीवर्ड को हम लोग समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं फ्रॉम बेसिक पार्ट से। बहुत आसान है, इससे लोड नहीं लेना है, इजीली आप समझ जाएंगे। कुछ सेक्शन को मैंने यहाँ पे और इंक्लूड कर दिया, लाइक व्हेन यू अंडरस्टैंड द अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है, लाइक आपने प्रीवियस ईयर सेक्शन में देखा होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन सब टर्म को भी समझेंगे। मीन्स एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखना है, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यदि आप समझ जाते हैं तो पूरी की पूरी लेक्चर की समरी यदि होगी तो आई थिंक टोटल 4 to 5 लाइन में पूरी ये स्लाइड की समरी आपके पेज में हो जाएगी। बट समझने के लिए थोड़ा डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा, बट बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। एंड द फर्स्ट टर्म इज कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि इंगेजमेंट इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेदर इट इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर हो या फिर प्रोडक्शन और फिर सर्विसेज, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो और दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली देयर आर 3 टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड वन इज जब आपको कोई काम नहीं मिले, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले तो हम लोग वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखते हैं कि जो विलिंग एंड एबल टू वर्क है। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स कहता है कि लेबर फोर्स का हिस्सा कौन बन सकता है, तो ग्रेटर देन 16 ईयर्स ऑफ एज एंड लेस देन इक्वल टू 65, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में जो विलिंग है, जो चाहता है काम करना, और उसे यदि काम मिल गया, पहली बात तो एबल टू वर्क, उसे काम मिल गया। और इसमें भी 2 कंडीशन है। एक तो उसको जो काम मिले वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिले, मतलब ऐसा नहीं हो कि साल में बस 2 मंथ काम मिले तो हम उसे एम्प्लॉयड बोलेंगे। पहले बात तो उसे एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए क्या हो, काम मिले। और सेकेंड वन, उसकी जो स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंग उसे सैलरी मिले, उसे पैसा मिले। एक यदि सपोज दैट एक पर्सन है जो कि BSc की डिग्री की हुई है या MSc का डिग्री किया हुआ है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग जॉब एंड सैलरी मिले। ऐसा नहीं है कि इसको प्यून का जॉब मिल जाए और वो जॉब जो हो, काम हो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे उस पर्सन को दे आर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है उसके पास। डेफिनेशन कहता है अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज, वो सभी पीपल
जो कि विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड सेटिस्फाइड टू कंडीशन। क्या? फर्स्ट, गेट वर्क फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एंड सेकेंड, गेट वेजेज अकॉर्डिंग टू स्किल। दैट सिचुएशन इज नोन एज फुल्ली एम्प्लॉयमेंट की। अब सेकेंड होता है जिसको कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वेट अ सेकेंड। हाँ, तो जस्ट इस दोनों कंडीशन को यदि इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं हो, दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयड। मतलब क्या? लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, ये कंडीशन नहीं हो तो उसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, बट क्या कंडीशन इसके साथ है? ईदर डोंट गेट वर्क फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। हो सकता है इसको साल के जो है ओनली 8 मंथ काम मिले, लेकिन वो जॉब वो काम ढूंढ रहा है 11 मंथ के लिए, उसको 8 मंथ ही काम मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे दैट पर्सन इज अंडर एम्प्लॉयड। और दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या? कि उसको जो वेजेस मिले उसके अकॉर्डिंग टू स्किल ना मिले। जैसे एज फॉर मान लो एक पर्सन है जिसने बीटेक किया हुआ है और इसको कौन सी जॉब मिल रही है? तो घर घर जाके डीटीएच कनेक्शन लगाने का जो है आपको जॉब मिला हुआ है, और इसके लिए से पेमेंट किया जाता है 12,000 पर मंथ पे किया जा रहा है। सो ये इसके स्किल के अकॉर्डिंग ये सैलरी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे? दैट पर्सन इज अंडर एम्प्लॉयड। एक फ्लो चार्ट देखो, यहाँ से समझते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट की दो सिचुएशन। कोई इंडिविजुअल है, उसे नीड चाहिए फुल टाइम जॉब, बट लेकिन उसे मिलता है पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, 2-3 मंथ के लिए जॉब मिल रहा है। सो इस कंडीशन में भी उसे बोलेंगे हम लोग अंडर एम्प्लॉयड। और एक ओलिविया नाम की एक लड़की है, ये स्टडीड की MBBS की पढ़ाई करी इसने, बट इसे जॉब किस में मिला? कैशियर में। तो इसके स्किल के अकॉर्डिंग इसे जॉब नहीं मिला, सो ऑल्सो ये नोन एज अंडर एम्प्लॉयड की कंडीशन में। अब थर्ड वन चलते हैं, जो कि हमें मेजरली इसके बारे में डिस्कस करना है। दैट इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन जब पर्सन को काम ही नहीं मिले, डोंट गेट वर्क डिस्पाइट सीकिंग वर्क। वो पहली बात तो इसमें भी एक कंडीशन समझना है, वो काम को ढूंढ रहा हो। डिस्पाइट सीकिंग वर्क, वो जॉब काम ढूंढ रहा है, बट स्टिल वो नॉट एबल टू गेट वर्क, उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की हो सकती है? जिस समय वो काम ढूंढ रहा था बट उसे काम नहीं मिला, तो इसका सबसे पहला टाइप है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है कि ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री दैट पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजिकली चेंज आ गया और हमने अपने पॉपुलेशन को उस तरह से ट्रेंड नहीं किया कि वो न्यू स्किल को अडॉप्ट कर पाए। जैसे मान लो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके लिए इस जो कंप्लायंस करता है जो लेबर फोर्स हमने वो तैयार नहीं किया है, और इसकी वजह से बहुत सारा पॉपुलेशन जो है जॉब से बाहर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाए, जैसे कि जब 1991 में LPG रिफॉर्म आया तो उसके वजह से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड कंडीशन इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन पर्सन लीव्स वन जॉब फॉर अदर। तो एक पर्सन है, पहले मान लो क्या कर रहा था कि ये बैंक में जॉब कर रहा था, इसने बैंक में रिज़ाइन दिया क्योंकि इसे सपोज करो कि इसे IT सेक्टर में कोई अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए जाना हो, और ये 3 से 4 मंथ के लिए क्या हुआ, इस समय से कोई काम नहीं मिला। तो इस पीरियड के लिए जो जिस पीरियड में इसको कोई काम नहीं मिला, दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी समय जब वो कोई एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब को ट्राई कर रहा था, तो उसके बीच के पीरियड को दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज नोन एज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन हो या इकोनॉमी रिसेशन में चले। जब हम लोग इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी क्वार्टरली बेसिस पे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है। यदि फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी मान लो निगेटिव में जा रही है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, दैट इज स्लो डाउन सिचुएशन, और लगातार 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर में इकोनॉमी निगेटिव में जा रही है, दैट इज रिसेशन पीरियड, और इसकी वजह से उसको मान लो अब कंपनी में
प्रोडक्शन कम हो रहा है, ग्रोथ इकॉनमी में नहीं है, तो ऐसे समय में क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल्स होंगे इंडस्ट्रीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में, उसे आउट किया जाएगा काम से, तो उस समय के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ वन इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि काफ़ी देखा जाता है इंडिया के केस में, बिकॉज इंडिया में मोस्टली 60% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में काम हमें पार्टिकुलर मंथ में ही चाहिए होता है एज पर रीज़न स्पेसिफिक। यदि मान लो, जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट है इंडिया का, ये वाला बेल्ट है जो कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, इस रीजन में मोस्टली मॉनसूनल क्रॉप्स ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे राइस है, तो राइस के समय में यहाँ पे अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, बट उसके बाद क्या होगा, उसे कोई काम नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल जो कि एग्रीकल्चर में देखा जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज ऑल्सो वेरी कॉमन टू इंडिया, दैट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि सरप्लस वर्कर्स हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मान लो ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें टोटल एक फैमिली मेम्बर में टोटल 8 पर्सन है, और सब के सब क्या करते हैं, डेली उठते हैं, अपने खेत जाते हैं, वहाँ पे कुछ काम किया, और 8 का 8 पीपल इस पूरी की पूरी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। बट यदि इसमें से तुम ऐसा करो कि 4 पीपल नहीं भी इन्वॉल्व रहे, बट स्टिल यहाँ की प्रोडक्शन सेम रहती है, प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वेदर 8 पर्सन काम करे, 8 पर्सन वर्क करे और 4 पर्सन वर्क करे, प्रोडक्शन सेम रहता है, तो ऐसे केस में बोलेंगे जो 4 जो एक्स्ट्रा लेबर है, दैट इज़ उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसगाइज्ड है, उसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइंग सरप्लस वर्कर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वर्कर हमने एम्प्लॉय कर दिया है, इवन इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम जॉब, प्रोडक्शन विल नॉट डिक्लाइन, प्रोडक्शन रिमेन सेम, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बात थी अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ टाइप्स की। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यदि वो एम्प्लॉयमेंट हो तो क्या वो फुल्ली एम्प्लॉयड है या नहीं है, दैट डिटरमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने समय तक के लिए उसे जॉब मिलता है एंड उसके स्किल के अकॉर्डिंगली उसे सैलरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकेंड इज वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो फुल्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड थर्ड वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द इकॉनमी। अब हम लोग कुछ मेजर चीज़ें समझते हैं कि आखिर ये ऑल दी थिंग्स, ऑल दी डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, और उसके लिए हम लोग क्या क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल द इंडिकेटर्स, आपको ये समझना होगा कि ये लेबर फोर्स क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे LFPR, WPR एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, जो कि इकोनॉमिक्स भी बात हमारा ये जो PT 365 बात करता है, LFPR, WPR, UR, इसके लिए पहले समझना होगा व्हाट इज़ लेबर फोर्स। देखो, इकोनॉमिक्स ने हमारे पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ पार्ट में डिवाइड करता है। पार्ट लाइक दैट कि जो भी पॉपुलेशन 16 ईयर से कम वाला पॉपुलेशन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रेटर देन 65 वाला पॉपुलेशन, तो जो 65 है दैट इज़ नोन एज ओल्ड एज पॉपुलेशन, एंड लेस देन 16 दैट इज़ नोन एज चाइल्ड। तो ये हमारे लेबर फोर्स का मतलब हम वो जो काम कर सकता है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में नहीं आते हैं। तो बचा आप हमारे पास 16 to 65, बट ऑल दी 16 to 65 ईयर्स के एज के पॉपुलेशन को हम लोग LFPR में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या है, उसको पार्टिकुलरली में अभी वो काम कर रहा है, मतलब वो क्या है, वो एम्प्लॉयड है, और कितना सेक्शन ऑफ सोसाइटी को काम चाहिए। इसमें से मान लो इतने पीपल को काम चाहिए, दे आर सीकिंग जॉब, बट कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें है जिसको कि काम ही नहीं चाहिए, तो आप उसे काम पे कैसे इंक्लूड कर लोगे लेबर फोर्स में। जैसे मान लो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है बिटवीन 16 to 65 जिसको कि काम नहीं चाहिए, एज फॉर एग्जांपल इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आप अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको काम की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप अभी काम नहीं ढूंढ रहे हैं। सो
बिटवीन 16 to 65 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है और कितने को काम चाहिए, यही दो मिलके बनाता है, क्या बनाता है, दैट इज नोन एज लेबर फोर्स। सो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 16 to 64, ये पूरा का पूरा 64 इंक्लूडेड है, दैट इज इसको आप लिख सकते हैं 65। तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 65 हु इज करंटली या तो एम्प्लॉयड है, कोई काम कर रहा है, और इधर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, दैट इज वो काम ढूंढ रहा है। अब ये हमारा लेबर फोर्स हुआ। इसी से हम कंपेयर करेंगे इस लेबर फोर्स में कितने पीपल को काम मिल गया है, कितने को काम नहीं मिला है, और कितने जो है क्या अनएम्प्लॉयड है उसमें से। समझते हैं। फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट इंडिकेटर इज नोन एज LFPR, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या है टोटल पॉपुलेशन में, आप बस ये चेक कीजिए, आपने अभी ये जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन में से कितने % आपका वर्क फोर्स का हिस्सा है, तो उसी चीज़ को कहते हैं LFPR। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये रेट कह रहा है क्या, पिछले साल ये रेट 49.8% था और अब जाके इसकी परसेंट रेट है 57.9%। मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है। सी दी मैगजीन फर्स्ट। टोटल देखो LFPR हमारा, हियर इट इज LFPR, टोटल LFPR 2017 से 18 में 49.8% था एंड प्रेजेंटली इट इज़ 57.9, जो कि इंक्रीज हुआ है। इससे आप क्या इन्फ्रेंस लगाते हैं, इससे आप ये इन्फ्रेंस लगा रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल सीकिंग आइदर जॉब और उसकी जो है क्या एम्प्लॉयड, वो बढ़ा है। टोटल पॉपुलेशन पहले जो था कम वो काम चाहता था या एम्प्लॉयड था, अभी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ा है, जो कि लेबर फोर्स का हमारा हिस्सा है। सो दैट प्रेजेंट द फर्स्ट डेटा, दैट इज LFPR। नेक्स्ट बात करता है इसमें से क्या, ये जो डेटा जैसे इससे हम आप क्या, जो मैंने भी आपको इन्फरेंस बताया, इस डेटा से क्या इन्फरेंस है, इसका मतलब है इतना % ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इधर वो एम्प्लॉयड है, उसे काम मिला हुआ है, और लुकिंग फॉर जॉब है। रेस्ट जो बचा लेस देन 16, ग्रेटर देन 65, और इस सेक्शन में कुछ जो स्टूडेंट है जिसे काम नहीं चाहिए, वो सब क्या बोलेंगे उसे, वो आउट ऑफ लेबर फोर्स है, दैट इज चाइल्ड, स्टूडेंट, ओल्ड, लाइक UPSC स्टूडेंट, ये सभी क्या है, लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, आउट है। अब सेकेंड इंडिकेटर मेरा ये बताता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। ये भी बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स, टोटल पॉपुलेशन में, इसमें तो लेबर फोर्स ने आपको दोनों को शामिल कर लिया, जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है। अब ये सिंपली बोल रहा है जो सिर्फ एम्प्लॉयड है उसका जरा रेशियो मुझे बताना, तो WPR मीन्स टोटल पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ पीपल को काम मिल चुका है, जो कि काम कर रहा है, और ये रेट भी हमारे इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ है, दैट गोज फ्रॉम 46.8% से 56%, मतलब मोर नंबर ऑफ पीपल इज एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। अब जरा जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे जाते हैं, उससे पहले एक बार ध्यान में रखना है, वेदर इट इज़ लेबर फोर्स और इट इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कहाँ से, टोटल पॉपुलेशन से। बट हम जब अनएम्प्लॉयमेंट के रेट निकालेंगे तो इसे कंपेयर करेंगे लेबर फोर्स से। टेक्निकली सही भी है कि आप अब जो काम चाहता ही नहीं है, आप उससे कैसे कंपेयर करोगे कि हाँ उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए। हम बस बात उतना ही करेंगे ना कि इतना नंबर ऑफ पीपल क्या था, काम चाह रहा था, उसमें से हम इतना सा पीपल को काम नहीं मिला हुआ है, दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और बहुत जान के आपको आश्चर्य लगेगा, ये रेट जो है ओनली हमारे इकोनॉमी में 3.2% है। मतलब यदि 100 पीपल काम चाह रहे हैं करना इंडिया में, 100 पीपल काम करना चाह रहे हैं, ओनली 3 पीपल को काम नहीं मिल रहा है, 97 इजीली गेट। ये डेटा बताता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अभी तक हमने जितना रेट पढ़ा, आपके लिए मैंने एक और सिंपल सा ये तीनों मतलब जो इंडिकेटर के साथ, और वेदर जो वर्क फोर्स का पार्ट नहीं भी है, उनके लिए मैं एक बहुत छोटा सा रेफरेंस के तौर पे एक एग्जांपल अभी आपको मैं शो कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ से एग्जांपल देखते हो। मान लो हमारे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन इतना ही है, ये पूरा का पूरा इंडिया है, और इंडिया की पॉपुलेशन है ओनली 100 पीपल इंडिया में रहते हैं। तो इस 100 पीपल में ऑन एन एवरेज 20% पीपल क्या है, लेस देन 16 ईयर है, जो कि आउट ऑफ लेबर फोर्स बच्चे हैं।
अप्रॉक्स 20% के आसपास ही कौन सा पॉपुलेशन है हमारे पास, जो कि ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ये भी आउट हो गया लेबर फोर्स से। इसको ना काम चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं। अब बचा 60%, दैट इज 60 पीपल इन द इंडिया। तो 60 पीपल में से 20 पीपल और है जिसको काम नहीं चाहिए। ये बोल रहे हैं क्या हमको पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, इसे अभी काम नहीं चाहिए, रिसर्च करना है, कुछ भी करना है। सो दैट पीपल इज आउट। 20 पीपल ये भी आउट हो गया। तो अब बचता है 40% जिसे काम चाहिए है, या तो इसे काम मिल गया है या काम नहीं मिला है। तो इस 40 पीपल, ये पार्ट हमारा लेबर फोर्स का हो गया। इस 40 पीपल में भी 38 को काम मिल गया है, ओनली 2 और 1 पीपल अनएम्प्लॉयड है। यही अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारा इंडिया में काफ़ी कम है, दैट इज़ ओनली 2 इतना कम मेरे पास, ओनली 2 पीपल को काम नहीं मिला है, 38 एम्प्लॉयड। ये ओवरऑल डेटा बताता है टोटल। आप एक बार अब यहाँ से देखिए, WPR हमने डिस्कस कर लिया, अभी आपसे बताया दैट गोज़ टू 46% से 56%, मतलब 56% पीपल जो भी काम चाह रहा था उसे काम मिला, ये भी सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में घटा है, ओनली 3.2% पीपल नॉट एबल टू गेट, सो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर इंडिया। सो ये टोटल डेटा थी। एक दो बात और हम लोग करेंगे, मेजरली जो मैगजीन का था वो हमने काम कर लिया, समझ लिया, नहीं एक दो पार्ट और बची हुई है मैगजीन की। अब ये बात रही कि ये सब तो ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन कैलकुलेट करता है, तो इसके बारे में क्या बात है। तो हाउ टू नो हु, ये कैसे पता चलेगा किसी को भी कि कौन सा पीपल एम्प्लॉयड है। ये तो चलो एटलीस्ट पता चल जाएगा जो भी काम कर रहा है उसके गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट है, वेदर इट इज़ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। बट जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो काम ढूंढ रहा है, ये सरकार तक कैसे पहुँचेगा ये बात। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दो तरीका है जो सरकार को इसके बारे में पता लगता है। एक तो जितने पीपल है जिसने कि जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन कभी भी फिल किया है, तो वो डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो गवर्नमेंट उस डेटा से पता लगाता है कि कितना नंबर ऑफ पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है। सेकेंड जो मेजर है जहाँ से कि सारा डेटा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज द सर्वे। ये सर्वे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके करते हैं और वो गांव जाते हैं, डिफरेंट गांव, वो बहुत तरह के सैंपल साइज यूज करते हैं, हाउस होल्ड जाके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर लोगों से पूछते हैं और उससे वो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। जो आपने जब मैंने ये डिटेल ये पढ़ रहा था आपको पढ़ाने के लिए कि ये वाला जो सर्वे अभी जो हमने बात किया टोटल, वेदर इट इज़ LFPR WPR, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने मॉस्पी ने रिलीज किया है। ये टोटल लगभग ग्रेटर देन 700 पेज की ये डॉक्यूमेंट है। इसमें से जो काम की चीज़ थी मैंने उसे आपके लिए निकाला है। 700 पेज की ये डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा, और इसमें ये बताता है कि कैसे आपको पता चलता है ओवरऑल ये डेटा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे सैंपल डिज़ाइन करता है PLFS, और बहुत तरह का मेथड्स है इसमें, डिफरेंट टोटल। यदि अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया में साल में 4 टाइम्स ये NSSO की मेंबर जो है विजिट करते हैं गाँव को शहर को जाके, और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। सो जो काम की बात है हम लोग वो डिस्कस करेंगे, बट ऊपर से करेंगे जो एग्जाम के लिए है, ज़्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं ये सर्वे की कुछ क्या हिस्ट्री इंडिया में। फ्रॉम 1970 से 2015 तक ये काम, सर्वे का काम NSSO करती थी अंडर दी मॉस्पी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट हमने अपने पिछले लेक्चर में, दैट इज़ L4 ऑफ इकोनॉमी PT 365 में हमने इसे डिस्कस किया था, कंप्लीट NSSO एंड मॉस्पी के बारे में। ये जिस इसका जो हेडिंग होता था पहले रिपोर्ट का, उसका नाम था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। बट इस सर्वे में ये प्रॉब्लम था कि ये सर्वे कंडक्ट होता था एवरी 5 ईयर्स में। तो गवर्नमेंट ने इसे डिसमेंटल्ड कर दिया, बोला कि हमें थोड़ा करंट डेटा चाहिए। सो 2012 से 17 के बीच में क्या हुआ, NSSO अगेन जो है एनुअल सर्वे रिलीज करने लगा। बट ये डिसमेंटल्ड नहीं हुआ था, ये वाला डिसमेंटल्ड हुआ, जो वेट अ सेकेंड, ये वाला को हमने डिसमेंटल किया 2015 में। बट हमने 2012 से स्टार्ट कर दिया था, चेक कर रहे थे क्या ये फंक्शन करता है या नहीं। तो NSSO जो है ये एनुअली, अब मतलब एनुअली मीन्स एवरी ईयर रिपोर्ट प्रेजेंट करने लगा बिटवीन 2012 से 17। इसको भी हमने हटा दिया, और अब जो है 2017 के बाद, दैट इज़ फ्रॉम 2017 के बाद ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है PLFS, दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आपने यहाँ पे देखा होगा सबसे पहले। तो रिसेंटली, हियर इट इज़, वेट अ सेकेंड,
रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने रिलीज किया, क्या रिलीज किया, LFPR को इंक्रीज किया। देखो यहाँ से, हाँ तो पीरियोडिक वेदर, हाँ यहाँ पे हम लोग थे। 2017 के बाद PLFS जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज करता है, और ये काम भी किसके अंडर में होता है, तो बाय NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO, दैट इज NSO प्रेजेंट करती है PLFS, और ये PLFS ईयरली कंडक्ट किया जाता है, दैट इज एनुअली। और ये ग्रामीण इलाका और अर्बन एरिया दोनों के लिए डिफरेंट होता है। गांव में एवरी ईयरली दैट इज एनुअली सर्वे कंडक्ट किया जाता है, मतलब साल में एक बार जाके हाउस होल्ड जाके सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं। सो देयरफॉर जब भी कोई डेटा को आप एनुअली कलेक्ट करते हैं, एनुअली मीन्स जब आप 365 डेज में कंपेयर करते हो कि पिछले 365 डेज मतलब पिछले ईयर के अकॉर्डिंगली इस साल का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट ईयर का क्या स्टेटस है, सो दिस स्टेटस इज नोन एज यूजुअल स्टेटस। बट शहर के लिए ये चीज़ डिफरेंटली होता है। शहर में दो तरह से सर्वे कंडक्ट करते हैं, एक तो एनुअली करते हैं मतलब साल में एक बार, और उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, दैट इज़ नोन एज यूजुअल स्टेटस, शहर में भी होता है। बट शहर में एक चीज़ और हम लोग करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं कि क्या इस डेटा की क्वालिटी है। तो जब आप क्वार्टरली मेजर करते हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करंट वीकली स्टेटस भी चेक करते हैं। क्या होता है, तो करंट वीकली स्टेटस, अभी आप इतना समझो, इसका रेफरेंस पीरियड हम लोग 7 डेज लेते हैं। बस थोड़ी सी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भी बात करते हैं, मैगजीन में भी ये चीज़ है। देखो यहाँ पे, वेट अ सेकंड, यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस, तो दोनों के बारे में बात है मैगजीन में, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखो यूजुअल स्टेटस में हाउस होल्ड से जाके ये पूछा जाता है कि आपने मेजर एक्टिविटी क्या किया है इस साल विथ रिस्पेक्ट टू पिछले साल के कंपेयर में। तो मेजर एक्टिविटी मतलब क्या आपने जो है मोर देन आपको 182 डेज से अधिक आपको काम मिला है या नहीं मिला है, इस 182 डेज में आपने मेजर काम क्या किया है। तो और इस चीज़ को हम लोग प्रिंसिपल स्टेटस के नाम से भी जानते हैं। और माइनर एक्टिविटी का मतलब होता है कि एटलीस्ट 30 डेज आपको काम मिला हो और आप उस 30 डेज में आपने क्या किया है, और इस चीज़ को कहते हैं सब्सिडियरी स्टेटस। और जब हम बात करते हैं करंट वीकली स्टेटस का, दैट इज CWS का, तो इसमें हम लोग 7 डे का रेफरेंस पीरियड लेते हैं, और पर्सन इज कंसीडर्ड इसमें एम्प्लॉयड माना जाएगा यदि वो पिछले एक सप्ताह में यदि सिर्फ वो मिनिमम 1 घंटा उसे काम मिला हो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड इन दैट वीक। यही मतलब होता है करंट वीकली स्टेटस का। एक और होता है करंट डेली स्टेटस, बट इंडिया में से कंक्लूड नहीं किया जाता है, इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। सो करंट वीकली स्टेटस में हम लोग 7 डे का रेफरेंस पीरियड लेते हैं, 7 डेज में हम एम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखते हैं। करंट वीकली और जो है हमारे पास यूजुअल स्टेटस में हम लोग चेक करते हैं 2 तरीके से। एक तो आपको मेजर 182 डेज में क्या काम मिला है, कितना काम मिला है, सो दैट कम्स अंडर मेजर एक्टिविटी। एंड सेकेंड वन इज माइनर एक्टिविटी, यदि आपने मिनिमम 30 दिन तक कोई दूसरा काम किया हो तो दैट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी स्टेटस। तो ये बात थी इसकी, हमने ये डिस्कस कर लिया ओवरऑल। 1-2 और हमारे पास इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने बात किया था कि इसके बारे में हमारे गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को कैसे पता चलता है कितना अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है। तो एक तो हमने आपसे बात किया सर्वे कंडक्ट करने के लिए पहले इसे NSSO करता था अंडर मॉस्पी, फिर NSSO आफ्टर जो है क्या 2007 जो है NSO इसे कंडक्ट करता है और NSO रिलीज करता है PLFS। बट कुछ और जगह है जहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है, जैसे यूजुअली आप जानते होंगे सेंसस, जब जनगणना होती है तो उससे भी बहुत तरह की डेटा गवर्नमेंट को मिलती है। एक लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो भी कुछ सर्वे कंडक्ट करता है। ओवरऑल इन सभी सर्वे से गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति पता चलती है। बस छोटी सी पॉइंट एक और बात करूंगा ये कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि इसका रेफरेंस कहाँ से है, तो जो 3rd आर्टिकल मैंने बात किया गिग इकॉनमी, आज जो हमें पढ़ना है इसी सेक्शन का, सेक्शन 3rd का पार्ट है, दैट इज़ नोन एज
मैं दिखा देता हूँ गिग इकॉनमी। तो यहाँ पे एक दो टर्म है जो टर्म आपको यहीं से समझना है। तो वो टर्म क्या है कि हमने सब कुछ बात कर लिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमने एक चीज़ बात नहीं किया है कि आखिर काम मिल रहा है, उस काम को आप किस कैटेगरी में रखोगे। क्या इंडिया में जो इतना लेबर फोर्स का इंक्रीज़ हुआ है, आपने देखा हर कुछ मतलब पॉजिटिव दिखा रहा है। जैसे कि सबसे अधिक इंटरेस्टिंग तो ये चीज़ें हैं जो ये फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, हमने तो सिर्फ ओवरऑल अभी देखा कि 49 से 50, बट जो इकॉनमी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला और जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेम किया है न्यूज़ में कि फ़ीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। कहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, तो 23% से इंक्रीज फ्रॉम 37%। तो इसका मतलब है इकॉनमी में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन की प्रेजेंटेशन इंक्रीज हुई है। बट इंक्रीज हुई है तो उसे किस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिला है, किस तरह का काम मिला है, तो उसे वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। दैट इज़ नोन एज कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे बेसिकली तो सबसे इजी वाला है क्या, रेगुलर एंड सैलरीड। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बैंक में है, वो उसे कंसीडर हम लोग किस में करेंगे। जैसे मान लो कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो ये सभी कंसीडर्ड होगा रेगुलर एंड सैलरीड एम्प्लॉयड। सेकेंड होता है दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। कोई भी जिसे कि आप हायर करते हो पार्टिकुलर पीरियड के लिए, उसे पार्टिकुलर सैलरी देके कुछ मंथ के लिए उसके पास एक लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क दे दिया, उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी दिया, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। एंड द थर्ड सेक्शन इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ एम्प्लॉयर, सेकेंड वन इज़ ओन अकाउंट वर्कर। ये ओन अकाउंट वर्कर को ध्यान में रखना है, इसी पे हम लोग बात करेंगे थर्ड आर्टिकल में। एंड थर्ड वन इज़ नोन एज हाउस होल्ड हेल्पर। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कि जॉब को क्रिएट करता है और इस जॉब में एटलीस्ट वो क्या करता है ना, कुछ लेबर को भी हायर करता है, सैलरीड लेबर हायर करता है, कुछ पीपल को एम्प्लॉयड कर लिया, काम पे रख लिया। दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयर कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बट जब हम बात करेंगे ओन अकाउंट वर्कर का, तो इसमें वो क्या करेगा, किसी भी अनदर लेबर को हायर नहीं करेगा, कोई भी अनदर लेबर पेड नहीं होगा, वो जो भी काम करेगा वो खुद से करेगा। दैट इज़ नोन एज ऑन अकाउंट वर्कर। और थर्ड वन इज़ नोन एज हाउस होल्ड हेल्पर। हाउस होल्ड हेल्पर में आ जाता है जनरली जो अनपेड वर्कर है। एज फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स सर्विस इन हाउस होल्ड। घर में आपकी हमारी माँ जो है, जो भी काम करती है, वो अनपेड में होती है। और यही जो अब आपने जो देखा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो मेजरली वो इस कैटेगरी से आ रहा है, दैट इज़ अनपेड हाउस होल्ड वर्कर से, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड में हाउस होल्ड हेल्पर का उसको इस यूजुअल स्टेटस है। सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में ये उसी मॉस्पी के साइट्स पे उस रिपोर्ट में है। एक दो पॉइंट आप हालांकि सब कुछ यही था जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एक बार आप बस देख ले इसमें क्या है। हमने बात किया अभी सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड अ पर्सन हु ऑपरेट देयर ओन फार्म, और या हो सकता है अपना कोई बिजनेस चला रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का इसेंशियल फीचर क्या है, कैसे किसी चीज़ को एकदम एग्जैक्टली बोलेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इसमें दो चीज़ होता है। एक तो क्या है, इसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी होता है, मेरा बिजनेस मेरा मन, जो तो इसका मतलब है ऑटोनॉमी का मतलब वो खुद डिसाइड करेगा कि कब प्रोड्यूस करना है, कहाँ करना है, नहीं करना है, सोना है या बनाना है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा उस पर, उसके मन का मालिक है वो, इसलिए उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड सेकेंड वन इज उसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, कोई बर्डन उस पर नहीं डाल रहा है कि तुम यही प्रोड्यूस करो, अच्छा प्रोड्यूस वो करेगा, अच्छा कमाएगा, नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट की उस पर कोई इन्फॉर्मेंस नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो यही मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का, जिसका कि अपना या तो फार्म हो या फिर नॉन फार्म इंटरप्राइज हो। इसमें दो इसेंशियल फीचर्स क्या है, वन इज ऑटोनॉमी एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसे सेल्फ एम्प्लॉयड को हम लोग तीन कैटेगरी में देखा, एक ओन अकाउंट वर्कर, एम्प्लॉयर्स एंड हेल्पर्स।
ओन अकाउंट वर्कर में क्या हमने बात किया था, विदाउट हायरिंग एनी लेबर, कोई भी लेबर हायर नहीं करेगा, वो खुद से जो करना होगा करेगा। एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया, बाय हायरिंग लेबर वो करेगा। और हाउस होल्ड हेल्पर मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु वेयर इंगेज्ड इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइज, फुल और पार्ट टाइम हो सकता है। बट क्या कंडीशन था इसमें, इसके पास जो है डिडंट रिसीव एनी रेगुलर सैलरी और वेज इन रिटर्न फॉर देयर, उसके काम के लिए कोई पैसे की बात नहीं होती है। इसीलिए इंडिया में जब हम बात करते हैं ना LFPR की, तो हमने ऑलमोस्ट हमारा जो है 50% फीमेल पॉपुलेशन को तो हम लोग आउट रख देते हैं। यदि कुछ उनका काम भी है तो मेजरली उसका जो है यही सेक्शन में आता है, हेल्पर्स इन द हाउस होल्ड एंटरप्राइज। ये हमारा कंप्लीट बेसिक डिस्कशन था जो हमने अभी तक आपसे बात किया, और इसमें आई थिंक नथिंग रिमेन्स। सो ओवरऑल हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी मैगजीन पे और कवर करते हैं एवरी पार्ट को। यहाँ से मैंने आपको सारा फाइंडिंग्स रिपोर्ट का बता दिया। LFPR में टोटल इतना इंक्रीज हुआ है, इसमें से रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है, मेल का क्या है, फीमेल का क्या है। तो मेजरली आपको बस ये वाला ध्यान में रखना है, वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। बाकी सब कंसिस्टेंट है, बाकी सब में मेजर राइज देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि इसमें 75 से 78, 47 से 50, 50 से 60, थोड़ा सा रूरल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। बाकी सब ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हमने ये देख लिया कौन रिलीज इसको करता है। उसके बाद लॉन्च्ड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। करंट वीकली स्टेटस हमने देख लिया, यूजुअल स्टेटस देख लिया। LFPR आपको एक्सप्लेन कर दिया, WPR अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सप्लेन कर दिया, यूजुअल स्टेटस ये भी हो गया। बाकी की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट ये सब कुछ डन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे, दैट इज़ जो कि बात करता है क्या, अभी देखो और एक चीज़ और क्या है, UPSC का ये ट्रेंड है, जब भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो ना, वो मस्ट है, आप एक बार निकाल के देखिएगा। वेदर हो सकता है क्या इकोनॉमिक्स से ना पूछे तो साइंस से पूछेगा, साइंस से नहीं हो सकता है तो वो फिर जो है क्या जिस एरिया मेडिसिन के क्षेत्र में, तो वो वाला। और उसमें ये कभी नहीं पूछता है UPSC कि नोबेल प्राइज़ किसे मिला। जैसे कि मान लो इसमें किसको मिला है, तो क्लॉडिया गोल्डीन को मिला, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि किसे मिला, ये सब SSC का काम है आपसे। बट लेकिन इसको किस सेक्टर में मिला, दैट मीन्स इसे मिला है लेबर फोर्स इन, जो कि इसने वुमेन पे स्टडी किया है। तो आपको अब लेबर फोर्स से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में हर कुछ पढ़ना है। सो इसलिए मैंने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पूरी कंप्लीट आपको बताया ऊपर में भी। तो बात कर लेते हैं एक एक करके, न्यूज़ में क्यों है। तो कहता है क्या, यहाँ से है वाई इन द न्यूज। तो सेवरिग्स रिस्क बैंक जो है, सेवरिग्स रिस्क बैंक, एक चीज़ यहाँ पे ये आपको समझना है, जब भी इकोनॉमिक्स के सेक्शन में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो उसका जो नाम है, उसको जिस कैटेगरीज में रखा जाता है उसको बोलते हैं सेवरिग्स रिस्क बैंक प्राइज। मतलब नोबेल प्राइज़ का ये कैटेगरी इसमें बना दिया है अलग हमने। तो सेवरिग्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, पता है इसके नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, हैव बीन अवॉर्डेड टू क्लॉडिया गोल्डीन फॉर द एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। पूरी की पूरी इसने स्टडी किया है। क्या स्टडी किया है, तो इसने स्टडी किया है कि वुमेन की चॉइस हैव ऑफन बीन लिमिटेड बाय मैरिज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर दी होम एंड फैमिली और वेदर इट इज़ चाइल्ड केयर। तो इसकी वजह से जो है ना वुमेन का पार्टिसिपेशन लिमिटेड है। हालांकि इनकी जो भी फाइंडिंग्स है वो सभी को पता है, बट क्यों इसे नोबेल प्राइज़ मिला, आई थिंक और कुछ होगा। सो बट ये चीज़ तो हर कोई जानता है ना कि वुमेन्स की जो है चॉइस ये लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मैरिज की वजह से एक तो उसके पास बाउंडेशन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की है, घर की है। सो दैट्स वाई ये चीज़ इसने स्टडी किया है। यही है क्लॉडिया गोल्डीन, जिन्हें की, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। इस वाले बॉक्स से आपको एक दो पॉइंट जाननी है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है। एक तो क्या, टोटल नोबेल प्राइज़ जो है वो टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ओरिजिनली था 5, एक कैटेगरी को ऐड बाद में किया गया जो कि इकोनॉमिक्स में लेटर इंक्लूड किया गया था। पहले 5 था, उसके बाद एक, तो टोटल 6 कैटेगरी में जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है। वो 6 कैटेगरी क्या है, फर्स्ट वन इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन इकोनॉमिक्स, 3 हो गया। फोर्थ हो गया इसमें से लिटरेचर में, एंड फोर्थ लिटरेचर, फिफ्थ इज़ मेडिसिन एंड सिक्स्थ इज नोबेल पीस प्राइज। ये टोटल 6 कैटेगरी है। अब ये 6 का 6 नोबेल प्राइज जो है डिफरेंट
सोसाइटीज़ के थ्रू दिया जाता है। सभी नोबेल प्राइज़ के अंदर आते हैं बट सबका अपना अपना बटा हुआ है। जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। उसके बाद मान लो फिर जैसे कि है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन देता है। ये बट नाम नहीं इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको देता है, ये फिर वही जीके वाला नॉलेज है, ये जरूरत नहीं है। क्या मिलता है विनर को? विनर को 3 चीज़ मिलता है। एक तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, ये इस तरह का देखो एक सर्टिफिकेट, जो भी जीतते हैं उसे ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। देन आफ्टर 1 मेडल मिलता है उसे, ये वाला अल्फ्रेड नोबेल का इस तरह का एक मेडल मिलता है उन्हें। एंड थर्ड वन इज कैश प्राइस भी मिलता है, जो कि कितने हैं 11 मिलियन SEK, जो कि स्वीडिश कोरोनोड है, और इसको इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट ये 1 करोड़ आई थिंक 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का ये प्राइस होता है, जो कि ये 3 चीज़ें उन्हें मिलता है। फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मिलता है, मेजरली है कि 6 कैटेगरी में ये याद रखना है आपको मिलता है। और उसके बाद ये अब आउटकम्स समझते हैं। आउटकम्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये है जो कि गोल्डीन ने जो स्टडी किया, गोल्डीन का यू कर्व डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इन्होंने एक ग्राफ दिया है, ये इस ग्राफ को समझेंगे हम लोग। गोल्डीन्स यू कर्व डिमॉन्स्ट्रेट करता है क्या, दैट देयर इज नो हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन बिटवीन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवरऑल कहना क्या चाह रही है, ये करे क्या वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं रहा। मतलब क्या, जिस तरह से मान लो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इस तरह का नहीं देखा गया, उसी पे का स्टडी है। जनरली आप क्या देखते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सीरीज़ ये है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले किसी भी सोसाइटी में जो एग्रेरियन वेदर इट इज सोसाइटी, सबसे पहले उसका क्या इंक्रीज होता है, एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर बूस्ट होता है, वेट अ सेकेंड, सबसे पहले एग्रीकल्चर बूस्ट होता है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का स्फीयर बढ़ता है, तो जब यहाँ से सरप्लस प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से, दैट फैसिलिटेट्स इन द ट्रेड, और यहाँ से जो है इंडस्ट्री, लोग उसे डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगते हैं, फिर इंडस्ट्री बढ़ता है। और इस दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए जिस सेक्टर को बढ़ता है, दैट इज नोन एज सर्विसेज सेक्टर। जैसा कि हमारा हिस्ट्री भी इसी तरह से आता है। जब आपने देखा होगा हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर में काफ़ी बढ़ा। तो जब महाजनपद में हम लोग आए, उस समय जो है कि काफ़ी सिविलाइज्ड होने लगा सोसाइटी, देन आफ्टर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इस तरीके से ही सोसाइटी बढ़ती है। बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इनका जो फाइंडिंग है, इनका बोला कि एग्रीकल्चर के बाद हम लोगों ने जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री आया, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डाउन हुआ। फिर जैसे जैसे अब सर्विस बढ़ रहा है तो फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस ग्राफ को ऐसे बढ़ना चाहिए था, बट ये कैसे बढ़ रहा है, पहले डाउन हुआ फिर ऊपर जा रहा है। तो क्या कंडीशन वो है, तो इस तीनों पे फाइंडिंग्स को मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, इसको समझते हैं। कहता है क्या, 1-2 पॉइंट और हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। जो ये फाइंडिंग्स में पहले बात तो वही बोला क्या, जब कोई भी कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं रहा बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वुमेन का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, फर्स्ट पॉइंट। और नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, दोनों पॉइंट लगभग सेम ही है ये दोनों पॉइंट। इसका रीज़न क्या है, इसका टोटल 3-4 रीज़न है। पहला है रीज़न सोशल नॉर्म्स। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल नॉर्म्स ये क्या कहता है कि जब भी उसमें से सोशल नॉर्म में मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन वुमेन, दैट्स वाई उसकी एक पार्टिकुलर एज के बाद जो है, मतलब उसके लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। सो और सेकेंड, पेरेंटहुड इफेक्ट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर, सेम, एक तो मैरिज चाइल्ड केयर। एंड थर्ड कह रहा है क्या, जब टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन अभी हुआ है, मतलब जब कॉन्ट्रासेप्टिव अब से जब से पिल्स आया है, इसने एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, डिले मैरिज में हो गया है, चाइल्ड बर्थ में आप डिले कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और जिसकी वजह से
इंक्रीजिंग इन द एजुकेशन कैरियर प्रोस्पेक्ट ऑफ वुमेन, और वुमेन की अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। और थोड़ा डिटेल में से मैं बताता हूँ, अब एक एक करके समझते हैं। इनिशियली एग्रीकल्चर में वुमेन की पार्टिसिपेशन हाई थी। क्यों हाई थी, या अभी भी जो भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है पूरी दुनिया में, वहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन हाई है। क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो किस पे बेस्ड होती है? पर आउटपुट, पर वर्क डन। आप अपने गांव में कभी भी गए होंगे तो गांव में आप क्या देखते हो, जैसे कि कोई भी खेत है, उसमें से कोई फसल लगा हुआ है, तो उसमें ये मैक्सिमम जगह क्या होता है कि आप उसको बोल दिया गया कि चलो तुम इतना सा पार्ट का काम कर लेगा तो इसमें से 1 सेक्शन, यहाँ से मान लो इतना सा सामान तुम्हें मिल जाएगा, या फिर जब तुम्हारा ये पूरा काम हो जाएगा तो तुम्हें इतना सैलरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके काम पे जो है ना सैलरी डिपेंडेंट होता है। आपका काम पूरा है तो मतलब जो है क्या, आपको उतना पेमेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि काम वहाँ पे मेल करे या फीमेल करे, क्योंकि उसको वर्क के अकॉर्डिंग ही सैलरी देनी है, उसको पैसा देना है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है कि मेल है या फीमेल है। बट और दूसरा चीज़ ये भी है कि मेल पॉपुलेशन इज आउट ऑफ द रूरल एरिया। बट जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो, इंडस्ट्रीज़ में मेजरली क्या देखा गया है, यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी है टू एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय का फिक्स्ड सैलरी है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि हमको जब सैलरी फिक्स देनी है तो हम उस पीपल को जॉब पे रखेंगे जो हमें आउटपुट अधिक देगा। दैट मीन्स, तो यहाँ पे वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन, देयरफॉर वुमेन वेयर ड्रॉप्ड फ्रॉम लेबर फोर्सेस। तो इंडस्ट्री आते आते वुमेन को लेबर फोर्स से आउट कर दिया जाता है। बट रिसेंटली अब क्या हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से डिले इन मैरिज हुआ है, डिले इन चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन उन्हें मिला हुआ है, उसका कैरियर इंक्रीज हुआ है। और सर्विस सेक्टर में जनरली आपके पास वहाँ पे दम नहीं दिखाना है, वहाँ पे माइंड दिखाना है ना। सर्विस सेक्टर में आप ऐसा थोड़ी है कि लोहा लेके ऊपर चल रहे हो। तो सर्विस सेक्टर में जैसे मान लो टेलीकॉम सेक्टर है, टीचिंग सेक्टर है, इन सब IT सेक्टर है, इन सब सेक्टर में अब वुमेन की पार्टिसिपेशन अगेन इंक्रीज हो रही है। तो यही है ये गोल्डिन्स का यू कर्व, जो कि जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। जो मैंने अभी आपसे बोला था ना, जहाँ पे भी इवन अभी भी एग्रीकल्चर है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज हाई इन द पुअरेस्ट कंट्री। पुअरेस्ट कंट्री मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर है। लोअर है कहाँ पे, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, जो भी अभी भी ये वाला सेक्टर में अभी फंसा हुआ है, वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। जैसे कि आप इंडिया ले लो इसमें एग्जांपल में, श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, वहाँ पे बिल्कुल कम है। पाकिस्तान तो है ही नहीं, वो तो पुअर ही में ही है। एंड देन द राइजेज अगेन अमॉन्ग द हाई इनकम कंट्री, और हाई इनकम कंट्री यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन में जाके देखो तो वहाँ पे फिर से वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है। ये सभी फाइंडिंग्स था, हालांकि इनकी फाइंडिंग पे पूरी बुक है, हम लोग तो बस एक पेज में देख रहे हैं इनकी फाइंडिंग्स को। इनकी वजह से मैडम जी को नोबेल प्राइज़ मिला है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, गिग इकॉनमी पे। तो देखो यहाँ पे इस आर्टिकल को बताने का मैं बता देता हूँ, बट आप एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। 100% चांस है ये प्रीलिम्स का एक पॉइंट भी इससे कुछ नहीं बनेगा। कंप्लीट का कंप्लीट मेंस का आर्टिकल है। मेंस में पूछा भी था एक बार गिग इकॉनमी क्वेश्चन। गिग इकॉनमी कहते किसको है? गिग इकॉनमी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास पेड पर यूनिट वर्क, एक मैं एग्जांपल देता हूँ तब आपके मन में चलते रहेगा इम्प्रिंट की, तब जाके समझ में आएगा कि हम बात कहाँ पे कर रहे हैं। गिग इकॉनमी का सिंपल वर्कर है, जैसे मान लो जोमेटो है, ब्लिंकिट है, स्विगी है, इन सब का जो डिलीवरी बॉय है ना, वो जो काम कर रहा है, मतलब दुकान पे जा रहा है, ऑर्डर पैक कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, और वो ऑर्डर आप तक पहुंचा दिया, कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, तो वो जो डिलीवरी पर्सन है, दे आर कंसिडर्ड एज द गिग इकॉनमी वर्कर। तो आप समझते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है। गिग इकॉनमी मीन्स पेड पर यूनिट वर्क, जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। यदि वो 10 डिलीवरी पहुंचाता है तो उसको 10 के हिसाब से 10 × 30 दैट इज़ 300 उसे पैसा मिलेगा। यदि 20 करता है तो 600 मिलेगा। उसके काम के अकॉर्डिंग कोई फिक्स सैलरी नहीं है। ये जॉब कैसे क्रिएट होता है? जॉब क्रिएटेड बाय डिमांड फॉर सर्विस। उस सर्विस की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली जॉब क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट इज regarding this, jobs are often assignment based, temporary और part time temporary assignment based। एक पार्टिकुलर काम है, इतना सा ऑर्डर को डिलीवर करना है, वो एक असाइनमेंट बेस्ड है, उतना ही है।
कंसर्न क्या है गिग वर्कर का, मेजर कंसर्न जिसके लिए अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, लॉ नहीं बना है। गवर्नमेंट ऑल्सो थिंक कर रहा है इसके बारे में, नीति आयोग इसके बारे में सोच रहा है। नीति आयोग ने तो प्लेटफॉर्म इंडिया पोर्टल पे भी बात किया उनके बारे में। तो कंसर्न मेजरली क्या है इनके बारे में, रेगुलर जॉब इनके पास नहीं है, काफ़ी लो वेजेस है पर डिलीवरी। मान लो यदि किसी दिन बाय चांस उसको 10 ही डिलीवरी मिला, यदि सपोज करो उनको मात्र 300 रुपये मिला, आज के इतनी महंगाई के समय में 300 में एक घर नहीं चल सकता है। सो बहुत कम वेजेज है, नो फिक्स्ड वर्क वेज, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट इज नो सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट पर्सन इज मेट विथ एक्सीडेंट उसका हो जाता है। ऐसे केस में इफ़ सपोज दैट एक बाइक से जा रहा एक्सीडेंट हुआ और वो यदि 1 ईयर के लिए बेड रेस्ट हो जाए, उसका फैमिली तो भूखे मर जाएगा, कोई देखने वाला उसके लिए नहीं है, कोई उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है उसके पास। कोई इसमें पेंशन प्लान नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मोर कंसर्न, जिस ये ओरिजिनली में नीति आयोग का पॉइंट था, किसका पॉइंट था ये ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग ने ये कंसर्न रेज किया क्या कि गिग इकोनॉमी का मेजर प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल एंड स्किल। कैपिटल एंड स्किल का मतलब क्या, नॉर्मली आप जितने तरह का जॉब देखते हो, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, वहाँ पे कोई भी यदि एक वर्कर काम करने के लिए आ जाता है तो उसका आफ्टर सम टाइम क्या होता है, अप स्केलिंग होता है। एक किसान है, उसने यदि मान लो 1 एकड़ से स्टार्ट किया, अच्छा एग्रीकल्चर करेगा तो हो सकता है कल दिन वो 5 एकड़ का मालिक हो जाए। उसने उसके पेरिफेरल इंडस्ट्री लगा सकता है, मान लो डेयरी सेक्टर खोल सकता है, फिशरीज खोल सकता है, तो वो डेवलप कर सकता है। यहाँ पे स्कोप है, सेम इंडस्ट्री में स्कोप है, बट गिग वर्कर का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप मतलब क्या, कैसे ये फंक्शन करता है। एक बगल आपके पास है सेलर, सेलर जो कि क्या कर रहा है, मान लेते हैं जोमेटो को एक यहाँ पे क्या बना देते हैं, पिज्ज़ा, मान लो पिज़्ज़ा बना, एक सेलर ने बनाया, आपने ऑर्डर किया इस प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म इज सपोज दैट इट इज़ स्विगी, और आप तक जो है पहुँचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म से बीच में गिग वर्कर आया बाइक से, अपना खुद का बाइक लेके ये आएगा, यहाँ से लेगा, इस सामान को आपके तक पहुँचाया। इसमें सारा का सारा जो बेनिफिट हो रहा है, किसका बेनिफिट हो रहा है, तो वन एंड ओनली पर्सन दैट इज बिलोंग्स टू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वाले के पास क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा जनरेट हो रहा है, मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आ रहे हैं, इसके पास एड्स आ रहे हैं इनके पास, तो इनका जो पेमेंट बढ़ रहा है, बट ना ही कोई सेलर को इसमें बेनिफिट हो रहा है, ना ही कंज्यूमर को तो हो रहा है, बट ये गिग वर्कर बेचारा फंसा हुआ है, इसको कोई बेनिफिट नहीं है और ना ही इसका अप स्केलिंग कभी होगा। अब इसको तो हमेशा क्या करना है, इसका कोई भी अप स्केलिंग नहीं होगा, इसको जीवन भर यदि ये काम करेगा तो बाइक से डिलीवरी करना है। सो ये मेजर प्रॉब्लम्स है इसके लिए। सो मेजर अभी कंसर्न ये है कि इसके लिए एटलीस्ट जो है ना सोशल सिक्योरिटी का बात किया जाए। सोशल सिक्योरिटी मीन्स इसके लिए जो है एट द टाइम ऑफ हार्श सिचुएशन, मान लो क्लाइमेटीज़ आ गया, जैसे कोविड आया था, फिर या फिर उसके मेट विथ एक्सीडेंट, इस समय में इसको कौन मतलब इसके लिए इस साथ खड़ा होगा, इसको कहाँ से मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा, ये मेजर कंसर्न अभी है। कुछ बातें समझते हैं क्यों न्यूज़ में क्यों आया है। तो कह रहा है क्या, सेवरल इशूज़ हैव बीन फेस्ड बाय, जिसमें कि गिग वर्कर, जिसमें कहता है क्या ब्लिंकिट का वर्कर ने क्या किया, स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया जोमेटो के वर्कर्स ने, स्विगी डिलीवरी राइडर्स भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। गिग इकॉनमी क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट, छोटे छोटे समय के लिए इंडिपेंडेंट वर्कर को सेलेक्ट करते हैं। इसमें 2 पॉइंट समझना है आपको यहाँ पे जरूर। एक तो प्लेटफॉर्म गिग वर्कर क्या होता है, एक नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर का मतलब होता है जो हमने देखा कि जिसका एक अपना पर्टिकुलर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है या फिर उसका ऐप है, जैसे कि मान लो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सभी आते हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। नॉन प्लेटफॉर्म में कैजुअल वर्कर हो गया, ऑन अकाउंट वर्कर, हमने बोला था उसी समय कि ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ऑन अकाउंट वर्कर हो गया, वेदर इट इज़ कैजुअल वर्कर हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो गया। जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, कोई ठेकेदार है उसने हायर किया 10 पर्सन को, तो वो सभी भी गिग वर्कर ही हैं, बिकॉज उसका क्या है कंडीशन, पेड पर यूनिट ऑफ वर्क,
जॉब क्रिएशन फॉर डिमांड फॉर सर्विसेज, जिस समय जरूरत उतना उस समय के लिए आपने उसे रखा, और एक असाइनमेंट बेस्ड है, कोई भी सोशल सिक्योरिटी है, रेगुलर जॉब नहीं है, लो वेजेस हैं, तो ये पॉइंट है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर भी ऑल्सो कम्स अंडर गिग वर्कर। रीजंस क्या है इतना इंक्रीज होने का? तो एक्सेस टू इंटरनेट, वाइड स्प्रेड इंटरनेट है, रैपिड इंक्रीज ऑफ स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, चेंजिंग वर्क अप्रोच, रेजिंग डिमांड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कुछ नहीं है। हाँ, 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको समझनी है। एक तो सिग्निफिकेंस वाला पार्ट, ये भी फिर से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ गिग वर्कर नॉट कम्स इन प्रीलिम्स। तो क्या है, ये पर्सनलाइज्ड है, प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड सर्विस, सेव टाइम एंड मनी। मतलब क्या, आपको जिस तरह का, अभी आपने जैसे सुना होगा कि एक कोई कंपनी है अर्बन या इस तरह से कुछ है, जो कि आपको यदि अपना हेयर कट करना है ना, तो आप उसके ऐप पे जाओ और ऑर्डर करो, तो वो खुद आपके घर आ जाएगा, आपका हेयर कटिंग करके चले जाएगा। तो आपको जिस तरह का सर्विस चाहिए उस तरह के लिए अभी जो है गिग वर्कर है। सेकेंड क्या है, क्या एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग है, रिमोट वर्किंग, वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब वो चाहे तो यदि मान लो रात में काम करना, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है दिल्ली में, क्या वो दिन भर कोई काम नहीं करते हैं, या फिर दूसरा वो मेजरली रात में बोलते हैं निकलता है, वो 9 बजे के बाद निकला, अपना ओला जो गाड़ी होता है 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलाया, फिर सुबह आके सो गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसके काम करने में, कहीं से भी काम कर सकता है यदि आप मान लो, रिमोट वर्किंग, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब चीज़ें हैं इसमें बेनिफिट। कंट्री के लिए क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, सर्व्स वेरियस सेक्टर्स एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है। एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट, कंपनी वाले को क्या बेनिफिट हो जाता है उससे, बहुत ही कम कॉस्ट पे उसे लेबर मिल गया, लो कॉस्ट कंप्लायंस, कोई सोशल सिक्योरिटी देना नहीं, कोई पेंशन नहीं देना है, डाइवर्स पूल ऑफ लेबर, उसे जितने तरह का चाहिए उसे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ में से उसे लेबर मिल जाता है। सो उसके बाद ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट जो इसके लिए बात करता है कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गिग वर्कर। वन इज कोड ऑन वेजेस 2019, ये बात करता है यूनिवर्सल मिनिमम वेजेज एटलीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम वेज किसके लिए, गिग वर्कर्स के लिए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बात करता है क्या, कि इट सीक्स टू प्रोटेक्ट गिग वर्कर राइट बाय गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, एंड इट ऑल्सो प्रपोज टू इस्टेब्लिश, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बोलता है कि इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि इसके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड एक पॉइंट जो मैंने बात किया था कि नीति आयोग ने कहा था क्या, क्रिएट अ, नीति आयोग ने कहा था, वेट यहाँ पे, प्लेटफॉर्म इंडिया पोर्टल बनाने के लिए, और इससे जितने भी गिग वर्कर हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा, उसके बारे में जितना भी इसका सोशल सिक्योरिटी होगा वो इस पे बात किया जाएगा, उसे क्या सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। एंड मेजरली जो नीति आयोग का कंसर्न था कि कैपिटल एंड स्किल से रिलेटेड, कैपिटल एंड स्किल कि कैसे उसका अपस्किलिंग किया जाए, तो सो दैट कि वो मूव टू हायर वैल्यू चेन में मूव हो पाए, कौन, जो गिग वर्कर्स हैं। सो ये मेजर आर्टिकल था सेक्शन 3 से। आफ्टर सम टाइम और एक ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, चूँकि इसमें एक फ्रेश माइंड से आपको देखना होगा। कुछ हम लोग पहले बेसिक पूरी रेट के लिए हम लोग बात करेंगे, लाइक CRR हम लोग समझेंगे, SLR समझेंगे, बैंक रेट समझेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एंड SDF जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, नॉट गवर्नमेंट, RBI, ऑल दी थिंग्स हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर में।